नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज की कहानी का शीर्षक है अपनेपन की बूटी। बनवारी लाल का भरा पूरा परिवार था। उनकी पत्नी सुभद्रा, उनके 3 बेटे और 2 लड़कियां। सबसे छोटी बेटी अविवाहित थी, बाकी सब विवाहित। रितु के लिए लड़का देख लिया गया और पसंद भी कर लिया गया, परंतु लेन देन पर आकर बात लटक गई। नकदी की लंबी चौड़ी राशि मांगी गई और दहेज की फरमाइश ने तो जैसे छक्के छुड़ा दिए। घर पर कई दिनों से इसी बात पर बहस छिड़ी हुई थी। सब परेशान से बैठे थे। पिता सहित तीनों बेटे और दोनों बहुएं तरह तरह के आरोप से जैसे व्यंग कस रहे थे। लड़का कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं था, उन्हीं लोगों के समान मिडिल क्लास था, परंतु मांग इतनी जैसे कहीं का CEO। कई लाख रुपए नगद, साथ ही सारा सामान जैसे बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, AC और ना जाने क्या क्या। बाबूजी, ये रिश्ता जाने दो, कहीं और देखिए। बड़े बेटे ओम ने तो सब बात कह दी। बड़ी बहू ने भी इनकार ही किया। मंझले जय और उसकी पत्नी ने भी यही कहा। छोटा जगदीश तो जैसे तिलमिला गया। वह बोला, ऐसे लालचियों के यहाँ लड़की नहीं देनी चाहिए। अपनी रीतु किसी बात में कम है क्या? हमने भी तो उसकी शिक्षा में पैसे लगाए हैं। शुरू से अंत तक प्रथम आ रही है परीक्षाओं में, और देखना तो क्या वो नौकरी नहीं कर सकेगी? ये सब तो बात की बातें हैं जगदीश, अभी तो जो है उसी पर गौर करो। कहीं भी बात चलाओ, क्या मांग में कमी होगी? एक यही घर तो सबको सही लगा है। और जगह बात कर लूं, मांग तो होगी। यह लड़का सुंदर है, रीतु के साथ जोड़ी जचेगी। परिवार छोटा है, 2 भाई बहन, बहन का विवाह हो गया है। बड़ा भाई भी विवाहित है। छोटा होने से छोटे पर अधिक दायित्व भार नहीं होगा। बहन सुखी रहेगी। पिताजी बोले, यह सब तो ठीक है बाबूजी, 4 लाख नगद और फिर इतना साजो सामान हम कहाँ से दे सकेंगे? रिया के विवाह पर तो इतनी मांग भी नहीं थी। ओम बोला, 2 बरस में समय का अंतर तो आ ही गया है। सामान कम कर दे तो शायद बात बन जाए। रुपए भी 1 लाख तक दे सकते हैं। यदि सामान खरीदना ना पड़े तो कुछ जगदीश की ससुराल का नया रखा है। अभी 7 माह ही तो विवाह को हुए हैं। बाबूजी बोले, तो क्या छोटी बहू को बुरा नहीं लगेगा कि उसके मायके का सामान कैसे दे रहे हैं? कई स्त्रियों को मायके का एक तिनका भी प्रिय होता है। बड़ा बेटा ओम बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं बाबूजी, फालतू का तनाव पैदा ना करे बहू में। बड़ी और मंझली क्या दे देगी? अपना कुछ सामान कोई नहीं देने वाला, जानते तो हैं आप। जब छोटी दहेज देगी तो क्या वो नहीं चाहेगी कि दोनों भी कुछ दे अपने मायके का? कौन देगा टीवी, फ्रिज या अन्य सामान? जगदीश बोला, ना भैया, मैं खुद नहीं चाहता कि दीपा के मायके का सामान दे। जब हमें मिला है तो हम कैसे ना उसका उपयोग कर पाए? ये कहाँ शराफत की बात हुई? फिर बड़ी वो मंझली भाभियों का नया सामान कहाँ है कि वह दिया जा सके? जगदीश उत्तेजित हो खींच कर बोला, रहने दो भैया, कोई कुछ मत दो। मना कर दो कि हम इतने बड़े रईस नहीं हैं कि उनकी इतनी लंबी चौड़ी फरमाइश पूरी कर सके। हमें नहीं देनी है ऐसी कोई चीज जो बहुओं के मायके की हो। कौन सुनेगा जीवन भर? सुभद्रा जी बोली, 3 बेटे हमारे भी हैं। मैंने तीनों बेटों के विवाह में इतना बड़ा दहेज कहाँ मांगा था बेटे के ससुराल वालों से? बेटे भी तो नौकरी पर थे। हाँ, छोटे जगदीश के समय अवश्य थोड़ा बहुत मुंह खोला था, पर इतना नहीं कि ये सुनकर देने वाले की कमर ही टूट जाए। तो ऐसा करो, छोड़ो सर्विस वाला लड़का, कोई बिजनेस वाला ढूंढो जो इतना मुंह ना फाड़े कि हम पैसे ना दे सके। माँ बोली, हेलो, अभी तक कहती थी कि लड़का नौकरी पेशा चाहिए, अब कहती हो कि व्यापारी ढूंढो। लड़की की उम्र 25 बरस पार कर गई है। व्यापारी या कैसा भी ढूंढते ढूंढते आधी आ जाएगी। समय जाते देर लगती है क्या? तुम लोग कितना कितना दे पाओगे? तीनों बेटों की ओर देखकर बोले, बाबूजी, आप जानते तो हैं कि क्लर्क शिक्षकों की तनख्वाह कितनी होती है। तीनों ही भाई लगभग एक ही सेक्टर में तो है। वादा क्या करें? जगदीश को छोड़ो, दोनों पर 2-2 बच्चों का भार है। पढ़ाई लिखाई, आधे से लेकर क्या बचता है आप जानते तो हैं। क्या दे पाएंगे? हिसाब लगाया, कहा है, पर जितना बन पड़ेगा देंगे ही। आप अभी तो उनको साफ लिख दे कि हम केवल 1 लाख नगद और कुछ सामान दे सकेंगे। यदि उन्हें मंजूर है तो ठीक, वरना मजबूरी है।
4 लाख नगद किसी प्रकार नहीं दे पाएंगे, ना इतना सामान, ओम ने कहा तो जैसे दोनों भाइयों ने सहमति से सिर हिला दिया। बड़ी मंजली बहू कब से कमरे में घुसी खुसुर फुसुर कर रही थी। छोटी दीपा रसोई में थी, चारों जनों को गर्मा गर्म रोटी सेक कर खिला रही थी। 7 माह हुए जब वह ब्याह कर आई थी, तब से वह रसोई की जैसे इंचार्ज ही बन गई थी। बच्चों सहित पूरे घर को परोस कर खिलाने में उसे ना जाने कितना सुख मिलता था। उससे छोटी हम उम्र रीतू जैसे उसकी सगी छोटी बहन ही थी। गहरा लगाव था दोनों में, पूरा घर उस पर जैसे जान छिड़कता। जब से वह आई थी, बड़ी और मंजली के झगड़े कम हो गए थे। सास ननद का मान सम्मान जैसे बढ़ गया। बात बात पर उत्तेजित होने वाले तीनों भाई शांत। ससुर जी का सवर धीमा पड़ गया था। सासू माँ की ममता बहुओं पर बेटियों के समान लहरा लहरा उठती। क्रोध तो जैसे उफान चुका दूध साथ बैठ चुका था। दीपा साड़ी की छोर के साथ हाथ पोंछते हुए बोली, बाबूजी एक बात कहनी थी, आज्ञा हो तो कहूँ। हाँ हाँ कहना बहू। क्या मेरे मायके से जो रुपया नगद मिला था वह सब खर्च हो गया क्या? यह ना सोचे कि मुझे चाहिए। यदि वो जमा हो तो वह रीतू के विवाह में लगा दे। वह तो जगदीश ने आधा शायद तभी अपने खाते में जमा कर लिया था। जगदीश वो स्टेशन में कुल्ला करते हुए घूम कर खड़ा हो गया। उसने घूर कर दीपा की ओर देखा। दीपा ने तुरंत उधर से पीठ घुमा दी। फिर वह बोली, वह सब निकाल लें और सब लोग कम से कम 1 लाख रुपए दे, भरपाई हो जाएगी। रुपए हुए तो इतना सामान कहाँ से आएगा बेटी? वह मेरा सामान तो अभी नया सा है, वही सब दे दे। घर में 2 फ्रिज का क्या करना, ना इतने टीवी ही चाहिए, बिजली का खर्च भी बचाना चाहिए। मुझे तो ढेरों सामान मिला था, कुछ आलतू फालतू बेच कर बड़ी चीजें खरीद ले। आपको घर वर पसंद है तो यही संबंध करिए सिद्धू का, यही घर बार ठीक है। सब जैसे चकित रह गए। दोनों जेठ जेठानियां मुंह बाए हैरानी से देख रहे थे और जगदीश जैसे पहले उबल रहा था, तुरंत फिर लगा कि वह बिल्कुल शांत हो गया पत्नी के सामने। पहले उसके मन में आया कि कहीं दीपा उसकी ससुराल में मिले नए बाइक के लिए ना कह दे, परंतु अब वह जैसे पिघल रहा था। उसने पिता से लड़ झगड़ कर विवाह के बाद ससुराल से मिले आधे रुपए झटक कर बैंक बैलेंस बना लिया था। यह बात उसने दीपा से कभी नहीं कही थी। आज जैसे वह पूरे परिवार की नजरों में गिर गया था। रुपयों की बात पर वह बौखला कर कुछ कहने के शब्द संजो रहा था कि दीपा की दानशीलता ने उसे गहराई तक नीचे गिरा दिया। माँ जी, मेरे पास जेवर की कई जोड़ी हैं। मैं सबसे छोटी हूं ना मायके में। इससे बड़े दोनों भाई भाभी व चाचा चाची व दोनों बेटे बहुओं ने भी काफी कुछ दिया है। चाची जी की तो मैं बहुत दुलारी हूँ, उन्होंने अलग से कई जेवर दिए हैं। उन्हें बेचकर समस्या हल हो जाएगी। आप लोग चिंता ना करें, बाबूजी रिटायर हो गए हैं तो अब यह भार उनका नहीं, उनके तीनों बेटे बहुओं का है। कोई ताना क्यों देगा? क्या कोई पराया है? बहन उनकी, ननद हमारी। अब तो हाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ अच्छा काम हम लोग भी कर लें। सुनकर बहुत रोकने पर भी नेत्र बरस पड़े। वे भरमाए गले से किसी प्रकार बोले, छोटी बहू क्या कहूँ, तेरे जैसी तो मिसाल नहीं है रे। कहाँ से पाया तूने ऐसा ज्ञान उदारता? तू कहाँ से आ गई इस घर में? ना बाबूजी और कुछ नहीं, मैं सह नहीं सकूंगी, कहकर वह आगे बढ़ी उनके मुख पर हाथ रखने को, तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और फिर उसके सर पर हाथ रखकर जैसे मन की सारी ममता लुटाने को आतुर हो उठे। पता नहीं कौन से कर्म किए थे हमने कि इस साधारण से घर में बहू बनकर चली आई। अरे धन्य है इसके माता पिता और परिवार वाले, जो उन्होंने इस मणि को हमारी झोली में डाल दिया। अरे आ तो दीपा, मैं तुझे छाती से लगाकर कलेजा ठंडा कर लूं। अरे ऐसा तो मैं अपनी औलाद को भी ना ढाल पाई। माजी ने उसे खींचकर कलेजे से लगा लिया। दीपा ने लज्जा से अपना मुंह माजी के आंचल में छिपा लिया। ओम जय अपनी नम आंखें पोंछकर उठ खड़े हुए। जगदीश वहां से चलकर अपने कमरे में दरवाजे पर खड़ा होकर मुड़ा और बोला, बाबूजी आप रीतू का रिश्ता तय करें, और हाँ मेरी बाइक मेरा बहनोई चलाएगा। अब थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी बस, कहकर वह अंदर घुस गया। पिताजी बड़े ही आश्चर्य से हठीले जोशीले बेटे की ओर देखा। क्या यही है 7 माह पूर्व का जगदीश
जो ससुराल से मिले रुपयों के लिए कई दिन लड़ता झगड़ता रहा और लेकर ही माना था। बाबूजी, जैसे आपकी बहू ने आज्ञा दी है, हम सब वही रीतू की शादी को तैयार हैं। हम दोनों बीपीएफ आदि निकाल लेंगे, शादी वही होगी। दोनों ने अपना निर्णय सुनाया। तभी दोनों जेठानियां आगे आई। माँ जी, हमारे मायके के जो बर्तन हैं, आप उन्हें साफ कर रीतू को दे सकती हैं। कुछ ना कुछ हम दोनों के पास भी है। नहीं बड़ी दीदी, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आप बर्तन भांडे कुछ नहीं देंगे। तब तक हम रेनू के लिए जोड़ लेंगे। अभी जो समय की मांग है वही चाहिए बस। जो काम पूरे परिवार को पहाड़ काटने सा प्रतीत हो रहा था, वह जैसे पल भर में ही सुलझ गया। तभी रीतू के कमरे से सिसकियों के स्वर बाहर तक गूंजते चले गए। सब उधर दौड़ते चले गए। देखा, रीतू पड़ी सिसक रही है। दीपा ने घबरा कर उसका सर गोद में रख लिया। वह अपने पलंग पर पड़ी सिसक रही थी। क्या हुआ रीतू, क्या हुआ? सब उसे घेर कर खड़े हो गए। रीतू थी कि रोए जा रही थी। बोलना रीतू, माँ ने हिला कर पूछा। माँ, ये भाभिया क्या अभी से बेरागनी बन जाएंगी? क्या इन सब का सब सामान संजो कर मैं सुखी हो पाऊंगी? वह रो कर बोली। पगली इतनी सी बात पर कैसे बिलख रही है, जैसे कुबेर का खजाना लुट गया हो। अरे यह तो फिर जुट जाएगा। मैं नौकरी कर लूं तो क्या फिर ना जुट पाएगा? फिर अभी कौन कंगाल है, सब चीजें हैं तो घर में। तू सब चिंता छोड़, दीपा ने उसे समझाया। दीपा ठीक कहती है रीतू, अभी जो है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सामान तो हम फिर जोड़ लेंगे। छोटी भाभी की तू चिंता मत कर, वह तो जब से आई है बेरागनी सी ही तो रहती है। इसी से तो वह राजरानी बन गई है घर के लिए। ओम ने उसे समझाया। तब वह बड़ी कठिनाई से शांत हुई। फिर बाबूजी ने देर नहीं की। उन्होंने रकम कम करने की प्रार्थना के साथ उनकी कुछ ऊंची मांग स्वीकार कर ली थी। उन्हें जैसे पूरा विश्वास था कि वे लोग कुछ हद तक मान जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी लड़की सहित उनका मध्य वर्गीय परिवार पसंद था। हुआ भी यही। एक माह पश्चात सब शर्तों के साथ शादी तय भी हो गई। रकम भी कम कर दी गई। सारा सामान तो मिल ही रहा था। सब प्रसन्न हो उठे। तब तक रीतू की परीक्षाएं भी हो गई। फिर सगाई की रस्म हुई। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। आज तिलक की रस्म होनी थी। पूरे 7 थाल भर कर गए। साड़ी, सूट, बच्चों के कपड़े, फल, मेवे, मिठाइयाँ, अच्छे बड़े बड़े थाल देखकर घर भर खुश हो उठा। तभी ओम द्वारा हाथ पर थाल रखे जाने पर दूल्हे की निगाह थाल पर रखे नाम पर पड़ी जो मशीन द्वारा लिखा गया था। फिर उसने सब थाल पर नजर डाली तो मन ना जाने कैसा हो गया। थालों पर नाम किसका लिखा है वह पूछ बैठा। छोटी बहू दीपा का। ये सब उसी के मायके के थाल है, परंतु आपकी बहन का नाम तो रीतू है ना? हाँ, रीतू ही तो है। क्या यह उचित लगा आप लोगों को कि किसी के मायके की भेंट किसी को दी जाए? वह थोड़ी तेज आवाज में बोला। प्लीज धीरे बोलिए। असल बात यह है कि 2 वर्ष पूर्व ही हमने एक बहन की शादी से निपटे हैं। फिर छोटे भाई जगदीश का विवाह किया। लड़के के विवाह में भी तो पैसा लगता है। आपके विवाह में भी लगा होगा। हम अभी ऐसी परिस्थिति में नहीं थे कि आप लोगों की सारी मांगे पूरी कर सकते, इसीलिए ये सब लाना पड़ा। अब तक जितने भी संबंध आए, हम सबको और ऋतु को भी आप व आपका पूरा परिवार ही अच्छा लगा। और एक बात और बताऊं, छोटी बहू दीपा ने ही खुशी से अपना बहुत सामान देने की हट की है, वरना हम लोग तो यह रिश्ता शायद करने का साहस भी ना कर पाते। ओम ने जो घर पर घटित हुआ था सारा कह सुनाया और आखिर में कहा, और आप विश्वास करें, तब से यह सामान दहेज ऐसे ही रखा है, सिवाय टीवी और बाइक के सब नया ही है। लड़का लगन की चौक पर बैठा था। मेहमान सब एक और ओम आदि सहित सभी दूसरी तरफ। वर के निकट सामान के पास कुछ दबदबे सवर सुनकर सब पास आ गए। पिता चिंतित हो उठे। मन में कहा, कुछ गड़बड़ हो गई है लगता। वे पास आकर बैठ गए। जय और जगदीश भी सरक आए। क्या बात है ओम? ओम ने दबे शब्दों में सब कह दिया। तब तक वर के पिता, भाई और अन्य नाते रिश्तेदार भी आ जुटे। क्या बात है पापा, ये देख रहे हैं थाल आदि? ये है तो नए, परंतु इनकी छोटी बहू दीपा का नाम गुदा है इनमें। उसने जगदीश की ओर इशारा करके कहा। तो इसमें क्या हुआ? ऐसा तो चलता ही है, इधर का उधर, दहेज का आदान प्रदान। तू तो पागल है बिल्कुल।
यह तो ठीक है पापा, परंतु आप ओम भैया से सब हाल तो सुने। वह संकोच से बोला, नहीं नहीं, रहने दें, हम यहीं से दूसरे खरीद कर रख देंगे। आप सभी अभी रस्म तो पूरी होने दें। यह जरूर है कि इतने भारी ना ले पाएंगे, क्षमा चाहते हैं हम इसके लिए, परंतु मैं चाहता हूं कि आप वह सब इन सबको भी सुना दे जो दीपा भाभी के बारे में मुझे बतलाया है। आप लोगों ने जानबूझकर तो नहीं बताया, मेरे खुद पूछने पर ही तो बताया है। दूल्हा बोला। सहसा ओम का मुंह अपमान की भावना से तमतमा गया। मन दीपा की दानशीलता पर क्रोध आ रहा था। सबने क्यों मानी उसकी बात? यदि सारा सामान इन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया तो कितनी थूथू होगी। यही जय, ओम, पिताजी व साथ आए लोग सोच रहे थे। फिर दूल्हे के बहुत जोर डालने पर ओम ने पिछली घटना सुना दी, जो सच थी कि कैसे वह इस संबंध को टाल रहे थे और कैसे दीपा ने अपना सारा दहेज ननद रितु को देकर रिश्ता पक्का कराया आदि। तो क्या हुआ, दे तो रहे हैं सब सामान, किसका है इससे हमें क्या? हमने भी तो तेरी बड़ी बहन को कुछ सामान तेरे बड़े भाई के दहेज का दिया था। नाम से क्या, कौन देखेगा नाम? थाल तो आए और रखे गए, कौन रोज रोज इस्तेमाल करता है इतने बड़े बर्तन? पिताजी बोले और अन्य व्यक्तियों ने भी इसका अनुमोदन किया। परंतु मुझे नहीं चाहिए यह सब। ये शब्द दूल्हे के मुंह से सुनकर सबके मुंह सफेद पड़ गए। बेवकूफ है क्या? बड़ा भाई चिल्लाकर बोला। तू सब हंसी खेल समझता है? सामान लाना खरीदना ये लोग इतना लेकर चले जाएंगे क्या? चुपचाप बैठकर दस्तूर होने दे। आप लोग चिंता ना करें, यह तो ऐसा ही हटी है। पंडित जी दस्तूर कराइए। नहीं भैया, जब तक ये थाल नहीं चले जाएंगे मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। आप अपने भीतर से थाल मंगवाइए ना। वह अड़ गया। तो ठहरिए साहब, हम बाजार से दूसरे लेकर आते हैं, तब तक ठहरना होगा। ओम उठता हुआ बोला। नहीं भाई साहब, आप बैठिए, अंदर से तो आ रहे हैं थाल। अरे यह सब तो शगुन के थाल आदि लड़की वालों के यहाँ से ही आते हैं, थोड़ा रुक लेते हैं। नहीं भैया, मैं यह सब अब ना ले सकूंगा। जो लिस्ट आप लोगों ने बनाकर भेजी थी और जो ये लोग देने वाले हैं, आप जानते ही हैं कि लड़कियों को अपने मायके की एक एक चीज कितनी प्यारी होती है। परंतु जिस घर में ऐसी उदार मना स्त्री हो जो खुशी से अपना सारा दहेज खुद दान कर रही हो, उसे लेकर मैं उस उदार स्त्री से छोटा नहीं बन सकता। इनमें से इन कपड़ों आदि के अलावा अब कोई चीज स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अब इसके अलावा आगे कुछ नहीं लूंगा। बिना दहेज के ही उस घर की बेटी ब्याह कर लाऊंगा। मैं तो पहले ही भैया जीजाजी से अनुरोध कर रहा था कि इतना लंबा चौड़ा दहेज मांग कर कन्या पक्ष को आफत में ना डाले। अब जो हुआ सो हुआ, आगे कोई मुझे विवश ना करे। बस ये लोग साथ गए बारातियों का अच्छा स्वागत कर दे, वही काफी होगा। पिताजी, बड़े भाई बहनों यह सुन तो सन रह गए। परिवार के अन्य सदस्य भी दौड़े आए, हर प्रकार समझाया, परंतु दूल्हा अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिगा। वह कोर्ट मैरिज कर सबकी छुट्टी कर देगा, ऐसा दूल्हे ने धमकी दिया। विवशता में उन सबको पीछे हटकर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। क्यों जगदीश भैया, आपकी कोई साली कुंवारी है? दूल्हे के इस प्रश्न पर ओम सहित सब चौंक गए। ओम हंसकर बोला, भाई क्या इरादे हैं? इरादे तो नेक हैं, यदि हो तो मेरी बुआ के एकमात्र बेटे हैं ये दीपेश, सब इंजीनियर। इनके लिए दीपा भाभी सी लड़की चाहिए। जगदीश का चेहरा खुशी से दमक उठा। है तो पर सगी नहीं, चचेरी है। चचेरी पता नहीं कैसी हो, दीपा से बढ़कर। दीपा अपनी माँ से अधिक चाची को मानती है। संयुक्त परिवार होते हुए भी सब एक थाल में खाने वाले हैं। दोनों परिवारों में बहू व दामाद आ गए हैं, परंतु जैसे उस चोखे रंग में रंग कर एक हो गए हैं। पता नहीं कौन सी ममता और अपनेपन की बूटी खाते हैं उस घर के लोग। और वही दीपा के साथ अपनेपन की बूटी हमारे घर चली आई है। वह हंसकर बोला, ठीक है, यदि लड़की पसंद आ गई तो हम अपनेपन की बूटी हमारी बुआ के घर भी आ जाएगी। शादी में तो आएगी ही वह। हाँ क्यों नहीं, पूरा परिवार आएगा। लड़की स्नातक, गोरी चिट्टी, सुंदर है, ना पसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। तब सब से पहले पसंद मेरी वह होगी, है ना जगदीश? जगदीश झेप कर मुस्कुरा दिया। पहले जगदीश दीपा की अकल पर मन ही मन भरा बैठा था, परंतु अब लग रहा था कि
वह उड़कर अपने घर पहुंचे और दीपा को बाहों में भरकर नचा डाले और कहे कि बता तो कौन सी बूटी की घूटी पीकर आई है कि सबको इतनी सरलता से उंगलियों पर नचा देती है। यदि वह कल्प वृक्ष उसके मायके के आंगन में लगा है तो वह उसे तोड़कर पूरे परिवार को घोट कर पिला दे। उसने अपने भाइयों और पिताजी की ओर निहार कर देखा तो जो सभी प्रशंसक नजरों से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने शर्म से मुंह घुमा लिया। दूसरे दिन जब वे अपने घर पहुंचे तो सुबह हो गई थी। पूरा परिवार जाग उठा था। सब उनके आसपास एकत्रित हो गए। सभी यह जानने को आतुर थे कि तिलक समारोह कैसा रहा। दीपा कहाँ है? पिताजी ने उसे ना देख कर पूछा। होगी कहाँ? चाय नाश्ते की तैयारी में जुटी होगी, माजी बोली। अभी बात भी पूरी नहीं कर पाई कि वह चाय की ट्रे लेकर बैठक में चली आई। ट्रे मेज पर रख कर उसने सबके चरण छुए। फिर उनके शब्द सुनकर मूर्ति सी तरह खड़ी हो गई। बाबूजी, मुझसे कुछ बड़ी गलती हो गई क्या? क्या हुआ मेरे कारण? बतलाइए ना। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है रे। तूने जो अपने मायके के थाल दिए थे ना, उनके कारण। ले उठा यहाँ से अपने थाल और रख आ इन्हें जहाँ से उठा लाई थी। हे दाता, क्या उन्हें यह थाल पसंद नहीं आए थे? वह भय से बोली। नहीं लिए, क्योंकि तुम उनमें विराजी जो थी। पिताजी गंभीरता से बोले। मैं विराजी थी? क्या कह रहे हैं आप? वह आंखें फाड़ कर बोली। यह देख, तेरे हर थाल में यह रही दीपा, है ना? ओह, मैं तो डर ही गई। तो क्या हुआ? नाम ही तो है, इससे क्या? इसी से तो नहीं लिया, और वह सब भी नहीं लेंगे जिसमें तेरा नाम है। सब में नाम थोड़ी लिखा है। वह रुआसी हो गई। अब क्या होगा? क्या शादी कैंसिल हो गई? अरे पगली, अब वे दहेज नहीं लेंगे। तेरा गुणगान सुनकर लड़के ने दहेज ना लेने की सौगंध खाई है। कह रहा था जिस घर में ऐसी ममतामयी बहू हो उस घर से दान दहेज लेना पाप है। हमने तेरी सब बातें बतलाई तो लड़का द्रवित होता चला गया। आप बना रहे हैं बाबूजी? उसकी आंखें भर आई। बैठ बेटी, तुम सब भी बैठो। फिर उन्होंने शुरू से अंत तक सारा हाल बता दिया और दीपा के सिर पर हाथ रखकर बोले, दीपा, तुझे पाकर हम धन्य हुए। तेरी चचेरी बहन की शादी भी दूल्हे की बुआ के लड़के से तय कर आए हैं। ऐसे परिवार की लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा, जिस परिवार की हमारी दीपा जैसी बहू हो। तेरे दोनों जेठ तेरी बड़ाई करते आए हैं और जगदीश तो वहां थालों के विवाद पर तमतमाया मुंह लिए बैठा था। अब अपने आप पानी पानी हो गया है। जा, वह कमरे में तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। दीपा शर्मा से दोनों हाथों से मुंह छिपाए कमरे की ओर दौड़ती चली गई। सबने उसे प्यार भरी नजरों से देखकर मुस्कान बखेर दी। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।